तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे जॉन रॉल्स के बारे में, है ना। यह भी एक अलग तरीके के यहाँ पे पाश्चात्य विचारक हैं जिनका जन्म कब हुआ था 1921 के आसपास और मृत्यु कब हुई थी 2002 में, है ना। तो 21-22 करके थोड़ा सा याद रखना है हिंट के साथ, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था 1921 में और मृत्यु 2002 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा परिचय देखते हैं। यहाँ पे जॉन रॉल्स का, यहाँ पे यह उदारवादी विचारक थे। पहली बात तो ये कि है बहुत बड़े उदारवादी विचारक थे, क्योंकि अपन जानते हैं कि उदारवादी लोग ही रॉल्स रॉयल कार ले सकते हैं सर के, है ना। तो ट्रिक्स याद करना है कि उदारवादी लोग ही, है ना, उदारवादी लोग ही क्या ले सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है रॉल्स रॉयल, है ना, रॉल्स रॉयल जो अपनी कार है उसको ले सकते हैं। तो वैसे टाइप से याद रखो। उसके देखिए यहाँ पे पूरा नाम इनका क्या था, यहाँ पे जॉन रॉल्स था। ठीक है, ये समझ में आ गया। जीवन काल 1921 से 2002 पहले पढ़ चुके हैं। जन्म कब हुआ था 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका में हुआ था 21 फरवरी सॉरी 21 फरवरी 1921 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अब देखिए अमेरिका में एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, उसमें वे दर्शन शास्त्र क्या थे, प्राध्यापक थे, है ना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र क्या थे, ये प्राध्यापक थे। विचारधारा क्या बोला यहाँ पे, प्रमुख उदारवादी विचारक हैं। प्रमुख क्या है, उदारवादी विचार। मैंने पहले ही बोला कि जॉन रॉल्स क्या है, यहाँ पे उदारवादी विचारक हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, है ना। यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे, है ना। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर यह एक न्यायपूर्ण समाज, है ना, एक न्याय। तो इनके जो रचना है उसमें न्याय वर्ड बहुत मिलेगा। पहली बात तो उदारवादी यहाँ पे ये विचारक हैं। उसके बाद यहाँ पे न्याय को बहुत ज़्यादा बल देते हैं, इसलिए यह क्या चाहते हैं यहाँ पे, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, है ना। इनको वैश्विक स्तर पर पहचान, देखिए 1921 में इनका जन्म हुआ है, पर पहचान कब मिली यहाँ पे 1950 में, है ना। 1950 में इनको मतलब वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, क्योंकि है ना इन्होंने बुक लिखना चालू कर दिया था और इनके विचार कहीं ना कहीं यहाँ पे समाज को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, है ना। इसलिए 1950 के आसपास इनको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली, है ना। प्रमुख रचनाएं देखते हैं बुक्स उनके। तो रॉल्स ने अपने जीवन काल में राजनीतिक दर्शन में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। तो सबसे पहली पुस्तक क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि 1971 में आई थी। कब आई थी, 1971 में आई थी। इसमें उन्होंने यहाँ पे सामाजिक न्याय, फिर न्याय आ गया यहाँ पे, सामाजिक न्याय की अपनी प्रसिद्ध संकल्पना क्या की यहाँ पे पेश की। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया। उसके देखो यहाँ पे जस्टिस ऑफ फेयरनेस, है ना, फिर यहाँ न्याय आ जाएगा। यह कब आई थी, 1985 में आई थी। तो न्याय को निष्पक्षता के रूप में क्या किया इन्होंने, पुनर्परिभाषित किया, है ना। न्याय को निष्पक्षता के रूप में क्या किया इन्होंने, पुनर्परिभाषित किया। उसके देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, है ना, यह देखिए अब उदारवाद आ गया इसमें। तो 1993 में बुक आई थी, मतलब राजनीतिक उदारवाद की व्याख्या की थी। मतलब इनके रचनाओं में कहीं ना कहीं या तो आपको उदारवाद दिखेगा या तो फिर आपको क्या दिखेगा, न्याय दिखेगा। तो ऐसा करके अपने क्या रखना है, याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पे द लॉ ऑफ पीपल्स, ये 1999 में आई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक न्याय पर आधारित थी, है ना। इसमें उन्होंने कहते थे सिद्धांत बताए थे, 8 प्रिंसिपल या 8 सिद्धांत बताए थे। तो कुछ कुछ अपन लास्ट में इस बुक के बारे में देखेंगे। द लॉ ऑफ पीपल्स, है ना, द लॉ ऑफ पीपल्स, टी यहाँ पे और इसको उल्टा करो तो 9 बन जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा याद रखो कि 1999 में बुक आई थी, है ना। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी 2000 में, मतलब नैतिक दर्शन के इतिहास के बारे में भी इन्होंने बुक लिखी सन 2000 में। 2002 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाएगी, है ना, निधन हो जाएगा इनका। अब देखते हैं यहाँ पे न्याय का सिद्धांत और अज्ञान का पर्दा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अज्ञानता का पर्दा क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्याय की अवधारणा। तो बार बार यहाँ पे जॉन रॉल्स न्याय के बारे में बोलते हैं। तो न्याय क्या है, तो न्याय है यहाँ पे रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे प्राथमिक और केंद्रीय सद्गुण है। प्राथमिक और क्या है यहाँ पे, केंद्रीय सद्गुण है। तो रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे प्राथमिक और केंद्रीय सद्गुण है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निर्माण, न्याय के नियम किसी देवी शक्ति से नहीं बल्कि मानवीय समाज स्वयं कल्याण के लिए बना। मतलब न्याय यहाँ पे कहीं देवी शक्ति से नहीं हुआ। जैसे पहले के विचारक क्या बोलते हैं कि जो भी न्याय या समाज में नियम बने हैं वो देवी सत्ता से अपने क्या मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉल्स देवी सत्ता वाली चीज़ों को नकारते हैं और क्या बोलते हैं, न्याय है पर इसको मानवीय समाज नहीं बनाया है अपने कल्याण के लिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आधार, तो न्याय मनुष्य के तार्किक चयन का क्या है, परिणाम है ना। न्याय मनुष्य के तार्किक चयन का क्या है, लॉजिकल चॉइस का क्या है, परिणाम है ना। अब देखो अज्ञानता के पर्दे का विचार, है ना। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, है ना, इग्नोरेंस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बारे में क्या बोलते हैं, अज्ञानता का पर्दा क्या रॉल्स के अनुसार। तो रॉल्स क्या है, एक काल्पनिक स्थिति की चर्चा करते हैं जिसमें मूल स्थिति कहा जाता है ना। काल्पनिक स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, मूल स्थिति इसको कहा जाता है। यह मनुष्य अज्ञानता के पर्दे, है ना, मतलब अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। एक पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे कौन बैठा है, मनुष्य बैठा है ना। ये पर्दा कैसा है, अज्ञान का पर्दा है ना। उसे भविष्य में अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, वर्ग, योग्यता का कोई ज्ञान नहीं, है ना। उसे भविष्य में अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, वर्ग, योग्यता का कोई ज्ञान नहीं है ना।
ऐसी स्थिति में मनुष्य डर के कारण ऐसे नियम चुनेगा जो सबसे खराब स्थिति वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अज्ञानता पर्दे के पीछे बैठा मैंने बताया, है ना, उसे भविष्य में अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, वर्ग एवं योग्यता का कोई ज्ञान नहीं है ना, जाति, वर्ग, योग्यता कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति मनुष्य डर के कारण ऐसे नियम चुनेगा, मनुष्य को अब डर हो गया है तो डर के कारण वो ऐसे नियम चुनेगा जो सबसे खराब स्थिति वाले व्यक्ति के लिए भी क्या हो, फायदेमंद हो। जो सबसे खराब स्थिति वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है, यहाँ पे फायदेमंद होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैक्सी मिनी सिद्धांत है ना, मैक्सी मिनी सिद्धांत यहाँ पे जॉन रॉल्स का है। तो इसमें क्या चीज़ के बारे में बताया उन्होंने, यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत इसको बोलते हैं, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि समाज के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो जो सबसे न्यूनतम, मतलब यहाँ पे जो सबसे समाज का सबसे गरीब तबका है उसको अधिकतम लाभ मिले, है ना, मतलब जो मिनिमम पायदान में जो खड़ा व्यक्ति है उसको मैक्सिमम लाभ मिले, यही उनका क्या है, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत है। तो मूल मंत्र उनका क्या है कि समाज व्यक्तियों के विकास के लिए बना है। समाज किसके लिए बना है, यहाँ पे व्यक्तियों को विकास करना उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और व्यक्ति समाज में बलि चढ़ने के लिए नहीं बना है भाई, है ना। समाज इसलिए आपने बनाया ताकि व्यक्तियों को विकास कर सके, है ना, न कि यहाँ पे व्यक्ति समाज में बलि चढ़ने के लिए बना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समाज को अपने हित के लिए, न्याय को अपने हित के लिए यहाँ पे व्यक्ति या समाज ने बनाया, मतलब यहाँ पे मानव समूह ने बनाया है। तो वह उसके यहाँ पे उसके जीवन में कल्याण करने के लिए या सहायता के लिए बस बने हैं, क्या, समाज और न्याय, है ना। वो व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं कर सकते अपना, है ना, मतलब आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए न्याय के स्रोत, मतलब न्याय कहाँ से लेता है जॉन रॉल्स, उनके नियम क्या है न्याय के और राज्य के कार्य क्या क्या हैं। तो रॉल्स के न्याय के स्रोत, है ना, तो रॉल्स का विचार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट से प्रभावित है। मतलब यहाँ पे रॉल्स के विचार किसके, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट से प्रभावित थे, इमैनुअल कांट से प्रभावित है, ठीक है भाई। यहाँ पे रॉल्स के विचार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। कांट भी रॉल्स की तरह ही मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, मतलब व्यक्ति जो है वही स्वयं में साध्य, वही लक्ष्य है ना। आप इसको कोई और अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के इसको जरिया या साधन नहीं बना सकते व्यक्ति को, है ना। मतलब व्यक्ति मात्र को वेरी इंपॉर्टेंट इन लोग बोलते हैं, कौन, कांट और रॉल्स, है ना। मतलब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ गौण है, समाज गौण है, न्याय गौण है ना, हर चीज़ गौण है। यहाँ पे व्यक्ति महत्वपूर्ण है और यहाँ पे समाज जो है वो व्यक्ति कल्याण के लिए है और न्याय जो बना है वह भी व्यक्ति क्या है, कल्याण के लिए है ना। उन्होंने मानवीय गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया, मानवीय गरिमा क्या दिया, सर्वोच्च स्थान उन्होंने दिया। अब देखिए यहाँ पे वरीयता का नियम, है ना, प्योरिटी रूल्स यहाँ पे। तो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए रॉल्स ने 3 क्रमिक नियम दिए हैं, है ना। सबसे पहला यहाँ पे न्याय को सुनिश्चित करना है तो न्याय सुनिश्चित कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले समान स्वतंत्रता, सभी को बुनियादी स्वतंत्रता मिले। अवसर की समानता, सभी को आगे बढ़ने का समान मौका मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वंचितों का कल्याण, तो यहाँ पे आर्थिक विषमता तभी मान्य है जब वह गरीबों के हित में हो, है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में बोलते हैं। पहला मैंने क्या बोला, समान स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पे सभी को बुनियादी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अवसर की स्वतंत्रता मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। वंचितों का कल्याण, यहाँ पे आर्थिक विषमता तभी मान्य है जब वह गरीबों के हित में हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे राज्य के मुख्य कार्य क्या हैं। तो राज्य को न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए 4 महत्वपूर्ण शाखाओं के तहत कार्य करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए राज्य के मुख्य कार्य, राज्य क्या करना चाहिए, आवंटन, मतलब यहाँ पे, है ना, कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोना खरीदने और पेट्रोल का कम यूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो वही क्या, एक प्रकार से कीमतों पर नियंत्रण है ताकि विदेशी मुद्रा की जो भंडार है वो कमी ना हो हमारे देश में, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। तो ये यहाँ पे इस राज्य का कार्य है। स्तरीकरण मतलब यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करना, मतलब यहाँ पे, है ना। और स्थानांतरण मतलब यहाँ पे गरीबों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, यह भी इसका एक मूल पॉइंट है। और वितरण क्या हो जाएगा, संपत्ति कुछ हाथों में जमा होने से रोकना ताकि समानता बनी रहे। मतलब यहाँ पे वितरण ऐसा हो कि अंबानी और अधिक, मतलब अंबानी पैदा ना हो, है ना, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भी, मतलब यहाँ पे जो संपत्ति कहाँ जा रही है पूरी, यहाँ पे अंबानी की जेब में, और जो गरीब तबका वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है ना, और गर्त में जाते जा रहा है। तो यहाँ पे राज्य का ये कार्य है कि दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करें। मतलब यहाँ पे जो संपत्ति का वितरण है यहाँ पे समान हो और यहाँ गरीब तबके में समान हो, दोनों तरफ क्या हो, समान हो। तो यह उनका मतलब राज्य का या मुख्य कार्य है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने बताया है, अपन देखते ही देख लेते हैं, है ना। प्राथमिक वस्तुओं का प्रकार, है ना। तो प्राथमिक वस्तु के प्रकार के बारे में भी यहाँ पे रॉल्स बताते हैं, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, है ना। प्राथमिक वस्तुओं का प्रकार, तो प्राथमिक वस्तु कौन कौन से होते हैं भाई, अपने प्राथमिक वस्तु होते हैं यहाँ पे प्राकृतिक प्राथमिक, है ना। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, और दूसरा होता है अपने यहाँ पे सामाजिक, है ना, सामाजिक प्राकृतिक वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे, बुद्धि और स्वास्थ्य हो जाएगा। और सामाजिक प्राकृतिक वस्तुएं क्या हो जाएगी, अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, गरिमा। तो ये सामाजिक, है ना, प्राकृतिक वस्तुएं हो जाएंगी, है ना। तो रॉल्स के न्याय को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, रॉल्स का न्याय, है ना, रॉल्स का न्याय क्या है अपने यहाँ पे, क्षतिपूर्ति, इसी क्या बोलते हैं यहाँ पे,
क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं ना, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या हो जाएगा भाई, क्षतिपूर्ति सिद्धांत में क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको क्षतिपूर्ति सिद्धांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंबानी से पैसा खींच करके, इसकी प्रतिभा को जो उपयोग करके यहाँ पे, है ना, जो गरीब तबके लोग हैं उनमें पैसा क्या कर रहा है, यहाँ पे बांट रहा है ना। मतलब अब अंबानी में प्रतिभा अधिक है ना। क्षतिपूर्ति सिद्धांत यही बोलता है कि गरीबों में जो क्षति हुई है उसकी क्या करना, पूर्ति करना, है ना। तो अंबानी से पैसा खींच करके, अंबानी की प्रतिभा का यूज करके क्या कर रहा है, गरीब तबकों को लाभ पहुंचा रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी आलोचना, खंडन और वैश्विक न्याय, है ना। सबसे पहली बात तो इसने उपयोगितावाद का खंडन किया, है ना। तो रॉल्स ने जर्मी बेंथम, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, जर्मी बेंथम उपयोगितावाद जो इन्होंने सिद्धांत लाया था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाले सिद्धांत क्या करते हैं, विरोध करते हैं। रॉल्स जर्मी बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाले सिद्धांत क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों करते हैं भाई, देखिए तर्क क्या दिया गया है, उपयोगितावाद में बहुमत की खुशी के लिए किसी एक व्यक्ति के न्याय की बलि दी जा सकती है। मतलब यहाँ पे दो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं और एक बंदा दूसरे को मार दिया, तो इसमें यहाँ पे सामाजिक न्याय की अवहेलना हुई, पर यहाँ पे जो ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे हैं वो क्या रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे उपयोगितावाद में वही बोला है जर्मी बेंथम ने कि बहुमत की खुशी के लिए किसी एक व्यक्ति के न्याय की बलि दी जा सकती है, जो रॉल्स के अनुसार क्या है, गलत है ना। अब यहाँ पे रॉल्स समूह के बजाय यहाँ पे एक एक व्यक्ति के अधिकार क्या मानते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब यहाँ पे रॉल्स के जो उपयोगितावाद में कोई भी व्यक्ति के न्याय का हनन किया जा सकता है ना उपयोगितावाद में, जबकि रॉल्स के मतलब जो नियम है या सिद्धांत है उसमें एक ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है, उनको प्रश्रय दिया गया है। अब रॉल्स की प्रमुख आलोचना है, तो रॉल्स की आलोचना कौन करते हैं, यहाँ पे समुदायवादी करते हैं। समुदायवादी क्यों करते हैं, क्योंकि समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो यह समाज को प्रश्रय ज़्यादा नहीं देता रॉल्स, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। तो समुदायवादियों को मानना है कि रॉल्स व्यक्ति को समाज से अलग करता है, मतलब व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाज गौण है, जबकि व्यक्ति समाज का हिस्सा है, ऐसे समुदायवादी बोलते हैं। मार्क्सवादी क्या बोलते हैं यहाँ पे कि रॉल्स का समझौता काल्पनिक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक और आर्थिक प्राणी दोनों है ना। मतलब रॉल्स का समझौता वो काल्पनिक रूप से दिखता है यहाँ पे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक और आर्थिक प्राणी दोनों हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है और आर्थिक प्राणी भी है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे मैकफर्सन, इन्होंने रॉल्स के उदारवाद को केवल एक प्रकार का संशोधनवाद करार दिया, है ना। इन्होंने रॉल्स के उदारवाद को, मैकफर्सन क्या बोलते हैं, इन्होंने रॉल्स के उदारवाद को केवल एक प्रकार का संशोधनवाद क्या किया है, करार दिया है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखते हैं, द लॉ ऑफ पीपल्स, इसमें यहाँ पे उन्होंने बुक आई थी 1999 में, पहले बताया था, द लॉ ऑफ पीपल्स। इसमें पीपल्स परिषद की उन्होंने बात करी है जॉन रॉल्स ने, और उसमें 8 सिद्धांत बताया, मैंने पहले ही बताया था जब बुक्स पढ़ा रहा था, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वैश्विक शांति के लिए लोगों देशों के बीच, है ना, जैसे चाइना और अमेरिका, तो देशों के बीच उचित क्या हो, यहाँ पे व्यापार होने चाहिए, व्यापार क्या हो, उचित तरीके से हो, बैंकिंग संस्थाओं से पारदर्शी लेन देन हो, मतलब यहाँ पे बैंकिंग संस्थाओं से क्या होना चाहिए, पारदर्शी लेन देन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत स्वीकृति, है ना, मतलब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत स्वीकृति होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे देशों के बीच उचित व्यापार हो, बैंकिंग संस्थाओं में पारदर्शी लेन देन, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, है ना, और जो मतलब प्रमुख देशों के जो प्रमुख बैंक है उनके बीच पारदर्शी लेन देन होना चाहिए। और जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो सभी देशों के मध्य सामंजस्य स्थिति बना के रखता है, तो उसकी यहाँ पे भूमिका के ऊपर प्रकाश किसने डाला है, यहाँ पे जॉन रॉल्स ने डाला है ना। तो अंतिम निष्कर्ष क्या हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रता और समानता के बीच एक सेतु की तरह क्या किया, यहाँ पे कार्य किया है ना, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से समाज में सबसे निचले पायदान खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने क्या करता है, वकालत करता है। मतलब अंतिम से अंतिम व्यक्ति कल्याण हो, है ना, अंतिम से अंतिम व्यक्ति कल्याण हो, जो अंत्योदय हैं, जो गरीब हैं, उनका क्या कल्याण हो, उसके ऊपर जॉन रॉल्स क्या देता है, यहाँ पे जोर देता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।